हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ लिए हैं। थर्ड लॉ तो आप लोग वेल नोन है, आप लोग जानते भी होंगे और वो सबसे सिंपलेस्ट लगता है पर टफेस्ट है। वो आप लोगों को सिंपलेस्ट इसलिए लगता होगा क्योंकि याद करना वो आसान होगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले आज हम लोग तीनों लॉ पढ़ना है ना, मतलब तीनों लॉ को खत्म करना है। तो दो तो खत्म हो गया, तीसरा पढ़ना भी है और साथ में जो सबसे ज्यादा 99% मैथमेटिकली जो यूज होगा वो तो सेकेंड लॉ है, क्योंकि फॉर्मुलेशन के नाम पे वही है, फॉर्मुलेट किया गया है। तो इससे पहले कि सही में थर्ड लॉ जो बहुत छोटा सा है, कहने के नाम पर, समझने के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पे तो बड़ा होगा, तो क्यों ना सेकेंड का एक दो क्वेश्चन रिलेटेड कर लेना, जो न्यूमेरिकल टाइप की चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग के नाम पे। ज्योति बुक ले लिए, इट्स गुड, फाइन। जो भी पता नहीं सबको ले लेना चाहिए, लेकिन अब तुम ही ली हो, पता नहीं बाकी लोग लिए हैं कि नहीं। सभी लोग ले लो और पढ़ाई करो, है ना। तो एनीवे जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा डिस्कशन कर लें सेकंड के नाम पे एग्जाम्पल का, और उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते हैं, जो थर्ड लॉ कह लीजिए, चाहे आप उसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो कम ऑन, जल्दी से लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए। अ बॉल ऑफ मास 40 kg, राइट डाउन। श्वेता सिंह अमेजॉन पे नहीं अवेलेबल है, स्टॉक एंड नहीं हुआ होगा शायद, अभी मैं पता कर लूंगा। निखिल आप भी ले लिए, ओके गुड। एक एक लोगों को ले लेना चाहिए, ठीक है। और इसलिए भी लेना चाहिए कि जो भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कल नीट का रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि जो हम लोगों का बच्चा है कृष्णांशु, उसका वो मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आएगा। एक्सपेक्टेड है कि वो फर्स्ट रैंक आएगा, क्योंकि हम लोग जोड़े हैं तो उसका मार्क्स आ रहा है 715/720। कुछ कोचिंग क्लेम किए हैं कि 720 भी आ रहा है किसी का, तो पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एनटीए जो एग्जाम लेती है, जो एजेंसी है, उसके खुद ही 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो 710 की तरह हो सकता है। हम लोग भी ये 5 नंबर और ऐड करके सोच रहे हैं कि बोनस हुआ होगा। तो अभी कल जो अभी हम लोग का ये सब सोचना है वो कल खत्म हो जाएगा 16 तारीख को, जो पोस्टपोन हो गया था रिजल्ट। सो एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नीट में, या तो सेकेंड थर्ड, देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से अचीव किया ना। वो पहले तो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मैकेनिक्स, और मेरी पूरी बुक पढ़ा और बनाया था। तो एक तो ये चीज है कि वो एक्सरसाइज में उसको खुद ही देता था, उस क्लास में अपने बुक का ही एक्सरसाइज उनको देता था, बनाते थे, और बाकी उसके कंटेंट को पढ़ता था। इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलिए, सो क्वेश्चन लिखे तो, अ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम, a ball of mass 40 gram strikes a wall, write down. मेरे बुक का नाम है फिजिक्स फॉर ऑल। अमेजॉन पे आप लिखिएगा फिजिक्स फॉर ऑल, और ये बाई ब्रजेश सिंह लिखिएगा तो आएगा, है ना।
अमेजॉन पे आप लिखेगा फिजिक्स फॉर ऑल बाय ब्रजेश सिंह ना, तो आपको मिल जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। अ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल। कल का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुआ, देख लेंगे। अ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल with speed 10 meter per second. A ball of mass 40 gram strikes a wall with speed 10 meter per second. Normally and rebounds back with same speed. A ball of mass 40 gram strikes a wall with speed 40 gram with speed 10 meter per second. A ball of mass 40 gram strikes a wall with speed 10 meter per second normally and rebounds back with same speed if time of interaction of ball with wall is of ball with wall is 2 millisecond. If time of interaction of ball with wall is 2 millisecond, then find average force offered by wall on ball. Then find average force offered by wall on ball. जल्दी से करिए। Then average force offered by wall on ball. ब्यूटी राय 19 अक्टूबर तक आएगी, देख लेते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तक तो हमको लगता है कि और स्टॉप होगा शायद, पता नहीं, पब्लिकेशन से मैं बात कर लूंगा कि क्या चल रहा है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, बाकी बुक अपना देखते रहिएगा, नेट पे मंगाते रहिएगा। चलिए सभी लोग इसको ट्राई करिए। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 400 न्यूटन, है ना। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 400 न्यूटन। जल्दी से करो, सारे लोग जल्दी से करो ताकि हम लोग सीखें और फटाफट आगे बढ़े ना, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, पर देख लेते हैं कि रियली में क्या है ना। क्वेश्चन ये है, देखिए, ये रहा वॉल और ये रहा बॉल। बॉल आया और लड़के लौटा। ये बॉल आया था 10 मीटर पर सेकेंड से और लौटा कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत आप लोगों को? ऑब्वियस ही बात है, ये गया वॉल से लड़ा और लौटा, ठीक है। चीजों को फोकस करो, धीरे धीरे सीखो, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है ना। टाइम दिया है, हमें टाइम दिया है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई एवरेज फोर्स आखिर होता क्या है।
मेरे दिमाग में आ रहा है कि एवरेज फोर्स तो होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नीचे वाला अक्सर प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ये टाइम चेंज, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम टेकन या टाइम सब एक ही बात रहता है जनरली, इसलिए इस पे कम फोकस रहता है, इस पे ज्यादा फोकस होता है। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी है तो याद करो, वेक्टर क्वांटिटी में एक लाइन के अलोंग चीजें हो, दिमाग में बैठाओ, वेक्टर क्वांटिटी में एक लाइन के अलोंग चीजें हो तो साइन से काम चल जाता है। और यदि 2D में हो, 2D में हो तो आईजे लेना पड़ता है, पर जरूरी है डायरेक्शन लगाना। ये नहीं कि एमवी गया और एमवी से आया तो क्योंकि सेम रह गया मोमेंटम चेंज जीरो, गलत है। यदि लड़ने गया तो एमवी और लौट के आया एमवी तो कई लोग सोचते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वही मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है। जब भी चीजें साइन या डायरेक्शन रिवर्स होता है, कहीं भी बता रहा हूं, वो वेक्टर हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कोई भी चीज, यदि डायरेक्शन रिवर्स हो या साइन चेंज हो तो और मैग्नीट्यूड वही रहे तो चेंज 2 गुना होता है। चेंज कितना होता है भैया? 2 गुना। यदि डायरेक्शन उलट जाए या साइन उलट जाए और मैग्नीट्यूड वही रहे तो जो बदलाव है, जो चेंज है, मैं वेक्टर क्वांटिटी या साइन वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, जो चेंज है उसमें 2 गुना होता है। मतलब एमवी मोमेंटम से जाए और एमवी मोमेंटम से आए तो ये चेंज जानते हो कितना होगा? 2mv होगा। तो एक तो ये बात है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। कैसे हम लोगों को शुरू करना चाहिए? ध्यान से सुनो, बात डील हो रही है वेक्टर की, इसका ख्याल करना होगा। और इसको ख्याल करने के लिए माना लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, बहुत बड़ी बात। देखो तुम लोगों का आंसर आ चुका है और खूब खुश मत हो जाना, आंसर सही भी होगा तो भी, क्योंकि हमें ये जो सीख है ना वो सीखो, और यही सीख कठिन जब मैं दूंगा तो करूंगा यही, पर तुमसे नहीं होगा जैसे आंसर फटाफट दिए हो। वैसे तो हमें लग रहा है कि आप जितने लोग हैं सब मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि आंसर शायद -400 है। अभी मैं बताता हूं कि कैसे तुम सारों का गलत है, वेट करो। तो हाँ, लेट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट रखता हूं। चलो फाइनल मोमेंटम, ये देखो प्लस इधर है और मोमेंटम इधर है, फाइनल मोमेंटम माइनस ना, यदि मैं इधर प्लस माना हूं तो अपने आप इधर क्या माना जाएगा? इसे इनिशियल कहा जाएगा, इसे फाइनल कहा जाएगा। तो एम वी बताओ, मास बताओ, मास कितना है बताओ? 0.04 मास है एम वी कितना? -10 ना, एम वी माइनस एम वी केजी, 40 ग्राम मतलब 0.04 केजी। वेलोसिटी माइनस क्यों, समझ में आ रहा है? और फिर से अगेन 0.04 mv प्लस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड, तो दिस मच सेकेंड। बोलो
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दिस। सॉल्व करने आता है आप लोगों को, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। सभी लोग सॉल्व करिए फटाक से, जल्दी करो, सभी लोग जल्दी करो। कितना आया बताओ, नेट बताओ। करोगे तो तुम्हें मिलेगा -400 न्यूटन। करो जल्दी से, जल्दी करो। -400 न्यूटन। इससे तुम लोगों को मास 20 ग्राम नहीं था, मास 40 ग्राम था। कनिष्का, मास 40 ग्राम दिया था। तो सभी लोग देखो, मैं क्वेश्चन छोटा करवाऊंगा। बड़े क्वेश्चन के लिए तो हमें चैप्टर के लास्ट में जाना होता है, याद होगा शायद आप लोगों को। और दूसरा, और बड़े क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड किया करूंगा, उसे भी खूब देखना। लेकिन एक चीज है, यदि आप मेरे बताए गई चीजों को समझ लिए, तो जो मैं कॉमन बातें करता हूं ना, यदि उसको बिठा लिए, तो जैसे मैं टॉपर दिया हूं इस बार, आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि इससे पहले जो नीट के एम्स के टॉपर थे ना, वो पीबीएमसी ग्रुप के थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। कई बार नहीं भी रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पीबीसी ग्रुप का था। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अफसोस हो रहा था, आपको पता है, ये नीट का पेपर 1.5 घंटे में खत्म कर लिया था। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जेई मेन के सारे क्वेश्चन कर लिया था। इवन जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन बहुत कम टाइम में कर लिया था। एग्जाम तो नहीं दिया था, जेई एडवांस्ड का पेपर देखा था, सारे क्वेश्चन उससे हो गए थे। मतलब ये थोड़ा अफसोस कर रहा था कि यदि वो भी पीबीएमसी ग्रुप से होता तो ये भी आईआईटी, जेई मेन, जेई एडवांस देता और जरूर 100 के अंदर रैंक आती इसकी। यदि नीट में फर्स्ट सेकंड रैंक आ रही है तो जरूर इसकी जेई एडवांस्ड में भी जरूर इसका 100 के अंदर रैंक आता। ऐसा जैसे पहले हुआ है, इस बार भी होता। किस बात पे आता? क्योंकि भले ही वो पीएमटी का बच्चा था, लेकिन जब मैं पढ़ाता था ना, तो बहुत डीपली चीजों को देखता था। और डीपली पढ़ाता भी हूं, आपको पता ही है, देखते ही भी होंगे कि मैं कहता हूं कि साइन जरूर मानो, आईजे जरूर मानो, है ना। पीबीएमसी ग्रुप होता है, बायो मैथ दोनों ले सकते हैं सीबीएसई बोर्ड में। मेरा पीबीएमसी ग्रुप ही था। मैं बायो मैथ दोनों लिया हूं। नागेंद्र सर भी, नाग सर का भी पीबीएमसी ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड में होता है। तो मैं भी बायो पढ़ा हूं, 11th 12th में मेरा भी बायो है। एनीवे, अब क्वेश्चन थोड़ा सीख लेते हैं। एक तो यह है कि आप लोगों से गलतियां हुई होंगी। अब कुछ बातें ध्यान से सुनो, मेरी बात फोकस करके ना, ध्यान से सुनो, फोकस करो। ये किसके द्वारा किस पे है, क्योंकि हम लोग थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं, वही अब आने वाला है। किसके द्वारा किस पर है? तो दीवार के द्वारा बॉल पर है। फोर्स अप्लाइड बाय वॉल, फोर्स अप्लाइड बाय दीवार ऑन गेंद है। फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल है। कैसे मालूम चला कि फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल है? कैसे मालूम चला? कोई बताएगा? एनीवन प्लीज आंसर। कोई रीजन बताएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल है? कोई बताएगा? नॉट साइन, ये तो साइन अपने से आ गया तो नहीं, ये साइन नहीं। और रीजन बताइए। नहीं,
सभी साइन साइन चिल्ला रहे हैं, कहते हैं बैठ। नहीं, चलिए चलिए सभी लोग मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। फोकस फोकस। ये क्या पाने जा रहे हो, ये क्या है? तो ये जानते हो ये किसमें फोर्स निकलता है? जिसका चेंज इन मोमेंटम होता है, जिसका चेंज इन मोमेंटम लेते हो उस पर फोर्स होता है। फोकस फोकस फोकस। जिसका चेंज इन मोमेंटम लेते हो उस पर फोर्स होता है और किसी और के द्वारा होता है। इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी, और ये मतलब सिस्टम। सिस्टम पर फोर्स होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है सिस्टम पर। तो ये किस पे लिए हो? बॉल लिए हो क्या? देखो बॉल है, मास बॉल है, तो ये फोर्स किस पर आएगा? बॉल पर आएगा और किसी और के द्वारा आएगा, किसी और के द्वारा आएगा। किसी और के द्वारा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सटर्नल फोर्स मेंशन क्यों है पहले लॉ में भी और दूसरे लॉ में भी? बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट। फिर से, ये पहले लॉ में भी और दूसरे लॉ में भी एक दूसरा कम इंप्लाई करते हैं। आखिर दोनों में एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? फोकस। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि दुनिया में किसी भी बॉडी या सिस्टम का, किसी भी बॉडी या सिस्टम का जो स्टेट ऑफ रेस्टनेस या मोशन है, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही बदल सकता है। इंटरनल फोर्स नहीं बदलता, क्योंकि इंटरनल फोर्स का सिस्टम पर नेट जीरो होता है। क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनो। सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल, एटम सब। वो जो आपस में फोर्स लगाते हैं उसे इंटरनल कहते हैं, और उस सिस्टम से बाहर से कोई लगाता है उसे एक्सटर्नल। ऑब्वियस है, वर्ड से भी क्लियर है, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स का नेट कितना होता है? जीरो। क्यों जीरो? थर्ड लॉ से क्लियर हो जाएगा आपको, फिलहाल बस जान लो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरा स्टडी करें, यदि आप चाहते हैं मेरा स्टडी करें, तो स्टडी करने से पहले ये जो मेरा है ना, वो सिस्टम, पहले सिस्टम चूज करना होता है। और यू आर फ्री टू चूज एनी पार्ट of the universe as a system, and remaining part is considered as surrounding. Mind it, you are free to choose a part of the universe as a system, that is called system, and remaining part of the universe is known as surrounding. So this surrounding is divided in two parts for observer, system and surrounding. दुनिया का पूरा ये ब्रह्मांड ऑब्जर्वर के लिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिस पे हम पूरा फोकस करते हैं कि कहां रुका, कहां गया, क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, चला, एक्सेलरेट हुआ, रुक गया, मुड़ गया, टूट गया, फूट गया, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम। और बाकी सराउंडिंग। जैसे आप मेरा स्टडी करना चाहते हैं, तो ये कैमरा क्या है? सराउंडिंग है।
ये मेरे बगल में लैपटॉप जिसमें आप लोगों का मैसेज और चैटिंग देख रहा हूं, ये क्या है? सराउंडिंग। सूरज चांद तारे सब क्या है? सराउंडिंग। जिस सरफेस पे मैं फ्लोर पे खड़ा हूं वो क्या है? सराउंडिंग। ये पूरी गैलेक्सी और पूरा बाकी यूनिवर्स किसमें है? सराउंडिंग। दिस बोर्ड इज इन सराउंडिंग। मैं बस सिस्टम हूं, मेरा स्टडी करना है। अब मेरे अंदर हड्डी गुड्डी मॉलिक्यूल टिश्यूज सेल्स हेयर कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी ये सब आपस में फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? आपस में फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? ये सब क्या है? सब बॉडी के पार्ट हैं, सिस्टम के पार्ट हैं, और ये आपस में इनका नेट हमेशा क्या होगा? जीरो। हमेशा, है ना? तो हाँ, यदि मैं देखो इधर, यदि मैं चल पा रहा हूं, तो मैं अपने से नहीं चल सकता। दुनिया का कोई भी सिस्टम या बॉडी अपने से नहीं चल सकता। कुछ भी हो, बड़े से बड़ा जायंट बॉडी हो, गैलेक्सी हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, अपने से वो नहीं चल सकता। या तो मोशन में है, ब्लास्ट हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा, उसे वेलोसिटी मिली होगी तो अभी वही चल रहा है। नहीं तो कोई चीज रुका हो तो अपने से नहीं चल सकता, उसको चलाने के लिए बाहरी फोर्स चाहिए। यदि अपने से चल पाता तो मैं अपने से पकड़ के अपने को उठा लेता, ऐसे मैं अपने को पकड़ के उठा लेता। ऐसे क्यों नहीं पकड़ के उठा पाऊंगा? ऐसे पकड़ के उठाने से उठा सकता हूं, लेकिन बाकी को मैं उठा सकता हूं। मैं अपने आप को पकड़ के नहीं उठा सकता। रीजन, यदि मैं यहां पे फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो मेरे इसी हाथ पे नीचे लग जाएगा। यदि कमर पे मैं ऐसे लगाऊं ऊपर, तो मैं क्यों नहीं उठा पाऊंगा? क्योंकि जो ऊपर फोर्स लगेगा मेरे कमर पे यहां पर, तो मेरे ऊपर तो ऊपर लगेगा, लेकिन मेरे ही ऊपर नीचे भी लग जाएगा हाथ पर, और नेट कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या रीजन है कि मैं अपने को नहीं उठा पाता पर मैं आपको उठा सकता हूं? क्या रीजन है कि मैं अपने आप को नहीं उठा सकता लेकिन मैं आपको उठा सकता हूं? क्या रीजन है बताइए? इसका रीजन ये है कि जब आपको सिस्टम माना जाएगा तो मैं बाहरी हूंगा, और आप पर कमर पर बगल में ऐसे ऊपर फोर्स लगेगा, है ना? और नीचे हाथ पर आप पर नहीं, वो मेरे ऊपर लगेगा। देखो ऐसे मैं आपको पकड़ा और ऐसे उठाऊंगा आपको, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम स्टडी करें तो आपके ऊपर बगल से, आपकी कमर से ऐसे ऊपर ना, और आपका एमजी नीचे। यदि एमजी से ज्यादा ये वाला आपके बगल वाला मेरे हाथ से फोर्स वाला ज्यादा हो गया तो आप उठ जाएंगे, लेकिन जो नीचे लगा है ना वो आप पर नहीं लगा है, वो मेरे ऊपर लगा है, बाहरी पर, है ना? ऐसे तो क्या हो जाएगा? उठ जाएंगे आपको सिस्टम। लेकिन मैं क्यों नहीं उठ रहा हूं? क्या हमारे ऊपर बगल में ऊपर नहीं लग रहा है? क्या मेरे ऊपर नहीं लग रहा है? लग रहा है। मेरे ऊपर लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। लेकिन आप पे भी ऊपर लगा था, जब मैं उठा रहा था तो आप पे ऊपर लगा था, मेरे ऊपर लगा है, पर आप उठ गए और मैं नहीं उठ रहा हूं। इसलिए क्योंकि आप पर ऊपर तो लगा था लेकिन नीचे आप पर नहीं लगा था, मेरे ऊपर लगा था। फिलहाल देखो मेरे ऊपर तो ऊपर लग रहा है लेकिन मेरे ही ऊपर नीचे भी लग रहा है। ये एक्शन रिएक्शन आने वाला है, ये एक्शन रिएक्शन जस्ट आने वाला है आगे। क्या ये समझ में आया? तो जिसका चेंज इन मोमेंटम लेते हैं, फोर्स किस पर लगता है भैये? उस बॉडी पर लगता है जिसका चेंज इन मोमेंटम लेते हैं, जिसका चेंज इन मोमेंटम लेते हैं। तो बताओ ये फोर्स किस पर लग रहा है भैये? बॉल पर।
और किसके द्वारा लग रहा है? किसके द्वारा लग रहा है? दीवार के द्वारा। और एक्शन रिएक्शन सुनो, पढ़ाया नहीं तो भी सुनो। कल्पना करो, इमेजिन करो कि बॉल मारा, बॉल मारा, बॉल मारा, बॉल लौट के आया, और डेटा यही है, डेटा यही है। और मैं कहूं बॉल के द्वारा वॉल पर बताओ, ध्यान से, फोकस। मैं डेटा यही है, जो आंकड़े दिया हूं, क्वेश्चन यही है, और मारा वॉल पर और लौट के आया ऐसे ही। मैं कहूंगा वॉल पर एवरेज फोर्स कितना लगा बॉल के द्वारा, बताओ कैसे निकालोगे? बताओ, कम ऑन, निकालोगे कैसे? आंसर तो सही है आपका, भरत, ब्यूटी, अनुपम, अनुपम है ना, खुशी, ज्योति, कनिष्का, आप लोग का आंसर सही है। बताना है कैसे आया, मैं बता देता हूं। बॉल के द्वारा वॉल पे भी पूछेगा ना, बॉल के द्वारा वॉल पे भी पूछेगा, तब भी मजबूरी है हमें पहले बॉल पर वॉल के द्वारा बॉल पर ही निकालना पड़ेगा, और उसका फिर उल्टा साइन करना होगा, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तब भी अच्छा क्यों करना पड़ेगा? यदि इस पे फोर्स पूछ रहा है, वॉल पर फोर्स पूछ रहा है, तो बॉल का ही क्यों निकालना होगा? क्योंकि मेरे पास दीवार का डेटा नहीं है, दीवार का मास नहीं दिया है, दीवार के वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही है, नहीं तो दीवार का हम लोग ये करते और आंसर आ जाता है। और एक और चीज है, ऐसे करने से, दीवार का करने से, दीवार का ये करोगे तो 0 मिलेगा। बताओ कितने लोग इसका आंसर देंगे? देखता हूं कितने लोग आंसर देते हैं। मैं दीवार का करूं तो दीवार का चेंज इन मोमेंटम, दीवार का फाइनल मोमेंटम 0, दीवार का इनिशियल मोमेंटम 0, सो एवरेज फोर्स 0। ये आंसर सही है कि नहीं? बताओ चलो। दीवार का फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 0, दीवार पर एवरेज फोर्स 0, ये सही है कि नहीं? चलो बताओ। नहीं, 0 बताना ये है कि ये 0 आंसर सही है कि नहीं, ये बताना है। क्यों नहीं सही है, रीजन बताना है भाई। अब आंसर हो गया हम लोग के सामने, प्लस 400 न्यूटन आंसर है कि 0 आंसर है, बताइए। कनिष्का नायक, आप बता रहे हो क्योंकि वॉल पर फोर्स लग रहा है, आपको रीजन ये देना है, तो क्या ये थ्योरी गलत है? यदि हम वॉल पर फोर्स निकाल रहे हैं और मैं ये लगा रहा हूं, तो क्या ये गलत फार्मूला है कि गलत देगा? क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है? एक्सप्लेन करिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं ये गलत है? उत्कर्ष नहीं, ये रीजन नहीं है, मोमेंटम दिखा नहीं और ये सब, ये सही नहीं है। और बताइए अमन देव नीट, आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये गलत है? ये क्या नाटक है यार, ये फंडामेंटल इक्वेशन को ही गलत बोल दिए। ये तो गलत है ही नहीं बाबू, ये गलत होगा तो ये सब गलत हो जाएगा यार, कुछ भी। चलिए मैं बताता हूं, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसीलिए तो कर रहा था कि डीपली चीजों को समझो ना। चलो मेरी बात,
ध्यान से सुनना, ये क्या देता है, अब ये भी तो जानना होगा ना। ये जब डेल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जब करते हो ना, तो एवरेज फोर्स मिलता है, और ये नेट एवरेज फोर्स होता है। क्या होता है ये? नेट एवरेज फोर्स होता है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा हूं, बहुत कम लोगों को पता है, लोग पढ़ाते भी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो निकालते हो, और ये हर जगह सही है, दीवार के लिए भी सही है, पर ये क्या देता है? नेट देता है, टोटल देता है, नेट एवरेज देता है। ठीक है। जब मैं दीवार पर मारा था, तो मैं लिया, पता चला ये 0 दे रहा है। फाइनल मोमेंटम ऑफ दीवार इज 0, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दीवार इज 0, सो एवरेज नेट फोर्स ऑन दीवार इज 0। और सही है, सही में 0 है, लेकिन दीवार पर नेट फोर्स 0 है। मतलब इस दीवार पर जो ये बगल में सीलिंग लगा हुआ है, उसका भी फोर्स है, नीचे ग्राउंड वाला उसका भी फोर्स है, पूली पट्टा अगल बगल लगा होगा उसका भी फोर्स है। दीवार पर किनारे जो लगा हुआ दीवार है, और भी उन सबका मिलाकर उस पर है। समझ में आ रहा है? और सही में नेट 0 है, तो क्या गड़बड़ है? तो देखो, नेट 0 है, पर याद करो, मैं दीवार पर नेट नहीं पूछा था। मैं कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम लोग नेट बताओ पूरा दीवार पर। मैं ये कहा था कि बॉल के द्वारा बस वॉल पर बताओ, इसके द्वारा वाला बताओ, नेट मत बताओ। तो ये हमेशा क्या देता है भाई? ये नेट देता है। ये हमेशा क्या देता है भाई? ये नेट देता है। तो नेट सही में वॉल पे 0 है कि नहीं बताओ? तो आंसर है हाँ। तो क्या 0 आंसर है? नहीं, नेट 0 आंसर है, पर बॉल के द्वारा वॉल पर 0 नहीं है। वो तो ये करने से मिल ही नहीं पा रहा है, मजबूरी है कि हम लोग बॉल पर ही निकाल के उल्टा करें। क्या मेरी बात पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? इंटरेस्टिंग है एनएलएम। तो कहीं पे भी ये क्या देता है? नेट। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि जिस दीवार पे पा रहे हैं वो फ्री है? नहीं, उस पे और भी लगाने वाले हैं, वो सब रोक दे रहे हैं। बॉल के बस में नहीं है, चला देगा। बोलो, क्लियर? तो क्या क्या चीज मिला हम लोगों को? ये नेट देता है। हाँ, बॉल पर भी नेट के नाम पर, वॉल के नाम पर नेट तो कई ठो थे, लेकिन बॉल पर तो केवल वॉल ही था। एमजी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एमजी नहीं ले रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोलिजन एमजी को छोड़ रहे हैं ना, फोकस एमजी को नेग्लिजिबली स्मॉल ड्यूरिंग कोलिजन ना। तो ये है क्लियर। तो 0 और 416 क्लियर हुआ। तो बॉल के द्वारा वॉल पर इससे नहीं आएगा, बॉल के द्वारा वॉल पर इससे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नेट देता है और पूछा गया है बॉल के द्वारा वॉल पर। तो चलिए, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज तो ये है क्लियर, बॉल के द्वारा वॉल पे लिख लेना अलग से कॉपी में, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई वॉल ऑन बॉल, और फिर लिख लो फोर्स अप्लाइड बाई बॉल ऑन वॉल बराबर प्लस 400। लिख लो, लिखो जल्दी से।
दूसरा, एक और बात, हां, कहीं बॉक्स बना के इसको भी लिख लो भाई, इसको भी लिख लो। हां, भी यही 10 था और नॉर्मल से थीटा एंगल, रिफ्लेक्शन लॉ ये थीटा पे ही मुड़ गया, मास m, ठीक है। बताना है कि यदि t टाइम में ये लड़ा है, आप लोग वॉल पे टेढ़ा मारना ना, वॉल पे ऐसे मारना, ऐसे जाएगा ना, ऐसे ना। तो यदि वॉल पे आप टेढ़ा मारेंगे ना, ऐसे टेढ़ा, ऐसे तो ऐसे रिफ्लेक्शन टाइप का जाएगा। यदि इसमें डेल्टा टी टाइम ऑफ इंटरैक्शन दे दे तो क्या एवरेज फोर्स बता सकते हो? बोलो, बताओ। ये 1D है क्या? नहीं, ये क्या है? ये 2D है। कैसे 2D है? देखो, एक लाइन में कहां रहा, ये तो एक लाइन में था, देखो गया और आया, लेकिन क्या एक लाइन में है? देखो ये तो प्लेन में हो गया ना, ये 2D हो गया। अब हमें आईजे लगाना होगा, तो जल्दी से मेरी बात सुनो। जब भी चीजें ऐसी लड़ती है ना, ऐसे रिफ्लेक्शन लॉ होल्ड करता है, तो देखो, तो ये देखो चेंज आगे किसके अलोंग होता है? ये ऐसे आ रहा है, चेंज एमवी है, बताओ, ये थीटा तो सामने थीटा, इधर की तरफ एमवी का मतलब होता है इधर एमवी कॉस थीटा, इधर का मतलब होता है एमवी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, जब लड़के इधर जाने लगता है तो फिर से एमवी होता है, इसका मतलब इधर हो जाता है एमवी कॉस थीटा, इधर की तरफ होता है एमवी साइन थीटा। फोकस करो तो देखो, लड़ने से पहले इधर एमवी साइन थीटा था, लड़ने से पहले इधर एमवी साइन थीटा था, और लड़ने के बाद भी इधर ही एमवी साइन थीटा है। इसका मतलब वॉल के प्लेन के अलोंग मोमेंटम चेंज होता ही नहीं है। वॉल के प्लेन के अलोंग मोमेंटम चेंज हुआ नहीं, लड़ने से पहले भी इधर एमवी साइन थीटा और लड़ने के बाद भी इधर एमवी साइन थीटा। इसका मतलब वॉल के प्लेन के अलोंग नो मोमेंटम चेंज, खासकर स्मूथ वॉल पर। किस पे? स्मूथ वॉल पे, रिफ्लेक्शन लॉ वाले पे, रिफ्लेक्ट करने वाले पर नहीं चेंज होता है। अब बताओ, इधर की तरफ लड़ने से पहले इधर था और लड़ने के बाद इधर है, बताओ 2 गुना हो गया होगा कि नहीं? बताओ 2 गुना हो गया हो कि नहीं? बोलो, क्लियर? तो एवरेज फोर्स बताएं, देखिए तब एवरेज फोर्स, ये देखिए एवरेज फोर्स, डेल्टा P बाई डेल्टा T, आंसर है 2mv cos थीटा बाई डेल्टा T, यही आंसर है। हो गया, यही आंसर है। बोलो, पकड़ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं? हैं? बोलो, पकड़ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं मैं? अच्छा, यदि डायरेक्शन लिया जाए तो माइनस अलग से लगा लेना यार, मैं मैग्नीट्यूड टाइप का लिख रहा हूं,
ठीक है, मैग्नीट्यूड टाइप का लिखा हूं। अच्छा ये बताओ, पहले तो क्या देखे, नॉर्मल के अलोंग मोमेंटम चेंज हुआ, नॉर्मल के अलोंग फोर्स लगा, चाहे वॉल के द्वारा बॉल पे हो चाहे बॉल के द्वारा वॉल पे हो, जिसके अलोंग, जिस डायमेंशन के अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होता, फोकस, जिस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होता उसके अलोंग फोर्स नहीं लगता, उसके अलोंग फोर्स नहीं लगता, उसके अलोंग फोर्स नहीं लगता। क्लियर? वॉल के द्वारा बॉल पे भी यही आंसर और बॉल के द्वारा वॉल पर भी यही आंसर। अब ये शॉर्टकट है। अच्छा हां, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि रट लिए होगे कॉस कॉस। नॉर्मल से एंगल थीटा होता है ना, तब यहां कॉस होता है। यदि वॉल से एंगल थीटा दे दिया जाए ना तो यहां साइन हो जाएगा, रटना मत, ठीक है, रटना मत इसको, ये भी ध्यान रखना। रटना नहीं है कि 2mv cos थीटा बताए थे सर, तो बताए थे सर तो नॉर्मल से ना एंगल लिए थे, दूसरा एंगल दे देंगे तो साइन हो जाएगा ना, ये भी है। तो ये चीजों को डिटेल सीखा करो, रटना मत कभी। अब अल्टरनेटिव मेथड, माना कि हम इतना नहीं सोच पा रहे हैं, ये तो हाई लेवल सोच हो गया। माना मैं लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन अप्रोच से करना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं ये थोड़ा कम समझ में आया, पता नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं, चलो। अच्छा आपका बफर कर रहा है ज्योति मैं ये बता रहा था कि नॉर्मल के अलोंग मोमेंटम चेंज होता है। पहले मोमेंटम नॉर्मल के अलोंग इधर था, अब इधर हो गया है, तो 2 गुना। और जिसके अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होता है उसके अलोंग फोर्स नहीं लगता। दूसरा सुनो तो, दूसरा सुनो, सही है। चलो PI, ध्यान से देखो तो, हाँ 2D में तो IJ मानना पड़ेगा ना भाई, तो जरा PI लिखो तो, दिस मच I, दिस मच J, दिस मच I, mv cos थीटा I माइनस mv sin थीटा J, ठीक लिखा हूं। अब तो 2D, जैसे ही कहीं 2D आए अब तुम इतना न सोच पाओ तो क्या करो, खोपड़ा ज्यादा मत लगाओ, आईजे में चले जाओ। दो तरीका है, या तो फिजिक्स को गहराई से छोटे में समझ पाते हो, ठीक है, नहीं तो आईजे में लिखो। हाँ इस केस में भी उत्कर्ष, इस केस में भी सेम रहेगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? इनिशियल मैं अपना खोपड़ा नहीं लगाना चाहता हूं, फार्मूले में मैं रखना चाहता हूं। क्या इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है? ये सब वेक्टर होता है, ध्यान रखना। आईजे लिखना सीख रहे हो, दिमाग में बैठाओ, जब भी 2D बात होने लगे कंपोनेंट में तोड़ो और सही सही आईजे के टर्म में लिखो। सारे बैच को मैं पढ़ा चुका हूं, ये नहीं कह सकते कि सर आप ये नहीं पढ़ाए हैं, सेकेंड बैच वाले खासकर। क्या ये ठीक लिखा हूं? ये जो लड़ने से, अच्छा हाँ, इनिशियल फाइनल पहले डिफाइन कर लो। लड़ने से पहले इनिशियल है और लड़ने के बाद फाइनल, पहले डिसाइड भी करना होता है।
तो जब इनिशियल ऐसे मोमेंटम है तो इसको तोड़ा हूं, इधर टूटा है और इधर टूटा है, इधर x में प्लस होता है और y में इधर माइनस होता है, लिखा हूं। फाइनल मोमेंटम देखो, ये देखो फाइनल मोमेंटम, तो इन देखो फाइनल में ये इधर है, इधर x इधर होता है प्लस इधर माइनस होता है, तो क्या ये माइनस mv cos थीटा आई समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इसका मोमेंटम अभी भी y में यही है, माइनस mv साइन थीटा जे। बोलो, क्या इन दोनों को ले जाके यहां पे रख लोगे? रख के देखो जो लिखे थे वो सही है कि नहीं है। एक बार इसको ले जाके यहां पर रख के देखो कि जो लिखे थे वो सही है कि नहीं है। सभी लोग करो। हाँ, साइन में अंतर आएगा। हम लोग यहां पे तो मैग्नीट्यूड टाइप का सोच रहे थे ना, हम लोग ऊपर में तो हम लोग मैग्नीट्यूड टाइप का सोच रहे थे ना यार, यहां पर नहीं तो माइनस तो इसमें भी सोचना पड़ेगा, इधर फोर्स लगा होगा बॉल पर। तो रख के देखो जल्दी से, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ये यहां मैग्नीट्यूड है यार, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, डायरेक्शन अपने से सोचे हैं हम लोग। हाँ, -400 की तरह। बोलो, क्या मेरी बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही है? तो आप ये कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमको लगता है कि दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा हाई लेवल मेथड है जिसमें मैग्नीट्यूड लिखे हैं और डायरेक्शन अपने से बताएंगे कि बॉल पर इधर और वॉल पर इधर फोर्स और मैग्नीट्यूड, और ये साइन के साथ आता है। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको ये बताओ कि पता चला कि ऐसे है, पानी है ना, ऐसे यहां पे मुड़ जा रहा है, पाइप है, इसमें पानी जा रहा है v स्पीड से, एरिया a है, स्पीड v है, और ये 90 डिग्री दिख ही रहा है। v स्पीड से पानी जा रहा है, रो डेंसिटी है। एक पाइप है, ऐसे पाइप में देखे होंगे, घर में भी सप्लाई होगा। एरिया, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, पानी वाटर का डेंसिटी या लिक्विड का लो रो है, स्पीड भी है। आपको बताना है इस बेंडिंग पर एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पाइप एट बेंडिंग। आपको बताना है कि बहुत हाई स्पीड से हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड यदि इसमें फ्लो कर जाए, बहुत हाईली प्रेशराइज्ड पाइप यदि लोहे का बना होगा तो भी टूट जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्रॉस कर जाएगा। दुनिया में बहुत सारी पाइपलाइन टूटी है इसके कारण भी, ठीक है। यदि रबर की पाइप होगी, यदि पाइप है और ये 90 डिग्री पे या बेंडिंग है, बेंड है कितने भी डिग्री पे, तो यहां पे तो मैं 90 लिया हूं। यदि रबर की पाइप है, कपड़े की पाइप है और उसमें पानी फ्लो करा दो, पाइप सीधी हो जाएगी। देखे भी होगे, जो घर और में पाइप करना, उसमें प्रेशराइज्ड लिक्विड फ्लो करा देना, पाइप ऐसा होकर सीधा हो जाता है वो, यदि मुड़ा रहेगा। रीजन, फोर्स लगता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पाइप एट बेंडिंग? Force on pipe at bending. Force on pipe at bending.
ड्यू टू वाटर बाय लिक्विड। हाँ बताइए, क्या बता सकते हैं आप लोग? क्या बता सकते हैं? बोलो। पहले तो इमेजिन करना होगा, मेरे दिमाग में क्या रहा मालूम है? वो जरा एक्सटर्नल सोचो तो। अब पाइप का चेंज इन मोमेंटम तो नहीं ले पाओगे, वही वॉल की तरह। यदि पाइप पर भी फोर्स पाना होगा तो वाटर पे पहले निकालना होगा, उसी का उल्टा करना होगा। तो देखो तो, जरा देखो तो, यदि वाटर पर फोर्स ऐसे लगा होगा तभी नहीं मुड़ा होगा। फोकस। यदि वाटर पर फोर्स ऐसे लगा होगा तभी ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे मुड़ा होगा, बीचों बीच ऐसे। बोलो। तो यदि वाटर पर ऐसे लगाओगे तभी ऐसे मुड़ेगा, इधर लगा दोगे तब तो इधर मुड़ जाएगा। तो इधर मतलब इधर लगाओगे तो वाटर इधर मुड़ेगा। इसका मतलब वाटर पे इधर लगा है तो जरूर पाइप पर एफ ऑन पाइप, एफ ऑन पाइप, एफ ऑन वाटर। क्या ये समझ में आया? बोलो। पाइप पर, वाटर के द्वारा पाइप पर इधर, और पाइप के द्वारा वाटर पर इधर। क्या ठीक लिखा हूं? बोलो। मतलब मैं छोटे में कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट को समझो। भागने से कोई फायदा नहीं है कि मैं भाग भाग के आगे बढ़ जाऊं। बाकी तो न्यूमेरिकल खूब करना है हम लोगों को। पहले जान तो लें, चीजों को समझ तो लें। अच्छा चलिए, सीधा आंसर लिख रहा हूं, जरा सभी लोग समझें मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से। फोकस, फोकस, ध्यान से। अभी इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम क्रॉसिंग पर सेकेंड, इसको ऐसे मान लें। ध्यान से मेरी बात सुनना ना। मोमेंटम क्रॉसिंग पर सेकेंड, मोमेंटम क्रॉसिंग पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। थीटा कहां से आ गया दिव्यांश? ये थीटा उटा कहां से आ गया यार? थीटा तो दिया ही नहीं, मेरे फोटो में कहां थीटा है? 90 डिग्री दिया हो यार। चलो ध्यान सुनना। किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्शन को मोमेंटम, कोई भी सेक्शन ले लो, यही सेक्शन ले लो, यही सेक्शन ले लो। ध्यान से मेरी बात सुनना। 10 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है? जो 10 मीटर पीछे होगा 1 सेकेंड में 10 मीटर एक पूरा लेंथ क्रॉस कर जाएगा। ध्यान से। पाइप, पाइप, वी मतलब वी लेंथ क्रॉस ना, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब ये पानी 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा। तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ वी, 1 सेकेंड में कितना लेंथ क्रॉस वी। ध्यान से। एक पर सेकेंड लेंथ, ये समझ में आ रहा है? ध्यान से। पर सेकेंड लेंथ, पर सेकेंड वॉल्यूम, पर सेकेंड मास एंड पर सेकेंड मोमेंटम। फिर से,
एक सेकेंड में लेंथ कितना, v, v मतलब वही होता है पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना वाटर, v। एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम इंटू एरिया, वॉल्यूम। एक सेकेंड में कितना मास मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, पर सेकेंड मास, और पर सेकेंड मोमेंटम m इंटू v। सही है। एक सेकेंड में कितना लेंथ v, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एरिया, एक सेकेंड में कितना मास मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, मास, और एक सेकेंड में कितना मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय अगेन v। बोलो। थोड़ा छोटे में कर रहा हूं फटाफट, नहीं तो तुम लोग अलग से लिख लेना यार। बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डायरेक्शन तो दिखाई दिया हूं। ये देखो फाइनल, है ना, ये देखो फाइनल, ये देखो ए रो वी स्क्वायर जे फाइनल मोमेंटम माइनस ए रो वी स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय पर सेकेंड 1, पर सेकेंड 1, कितना आया, √2 रो वी स्क्वायर ए √2 ए रो वी स्क्वायर। बस यही आंसर है। फोर्स, ये देखो जे फाइनल, बार बार फाइनल एट बेंडिंग, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल, पर सेकेंड चेंज, आंसर। क्लियर। ये अपने आप में ये भी अच्छा था यार, ये भी ए रो वी स्क्वायर मोमेंटम क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ अ पाइप, ये अपने आप में अच्छा था। याद रखना ये √2 हो जाता है, यही 60 डिग्री पे 120 डिग्री पे एंगल होता तो कुछ और किए होते, कंपोनेंट तोड़ के करते, थोड़ा आसान हो जाता। अच्छा ये बताओ, इसका फोटो बनाओगे, ये पानी पर निकाले हो, फोटो बनाओगे तो यही बनेगा, एक बार बना के देखो ना, बड़ा मजा आएगा। एक बार इसका फोटो बनाओ ना, इसका फोटो बनाओ, तुम्हें डायरेक्शन यही मिलेगा, करके देख लो फोटो बना के। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया उन बच्चों के लिए पहले तो ये तुम लोग लिख लो, यही आंसर है वाटर पे इधर, और यही आंसर है पाइप पे इधर, यही आंसर है पाइप पे इधर, और यही आंसर है वाटर पे इधर। जिनको ये नहीं समझ में आया, कम से कम ये तो समझ में आया होगा, जे क्रॉसिंग पर सेकेंड, जे क्रॉसिंग पर सेकेंड इनिशियल,
इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल 2D, तो इतना तो समझ में आया होगा। पर सेकेंड, एक सेकेंड में। जिनको ये नहीं समझ में आया है, हाँ, लेंथ क्रॉसिंग पर सेकेंड, एल डॉट भी ठीक लिखा हूं, देखो तो लेंथ क्रॉसिंग पर सेकेंड, तो भी तो कहो कम से कम यार, इतना तो समझ में आता होगा यार, कितना भी नहीं आ रहा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकेंड, दैट इज एरिया इंटू वी। मास क्रॉसिंग पर सेकेंड, एम डॉट, डॉट मतलब डिफरेंशिएशन रेट, that is a v rho। momentum crossing per second, that is p dot, that is what, m dot v, that is what, a rho v square। अब तो समझ में आ गया होगा कि अब भी नहीं आ रहा है, अब तो बख्श दो हमको। लेंथ क्रॉसिंग, मैं तो कहता हूं कि हर एक जो मैं लिखा हूं जानबूझ के मैं फिर से लिख भी दिया, ताकि तुम ये मतलब समझो, ये मतलब समझो भाई। लेंथ है v, वॉल्यूम के लिए लेंथ में एरिया का मल्टीप्लाई, मास के लिए डेंसिटी का मल्टीप्लाई, और मोमेंटम के लिए मास में v का तो मल्टीप्लाई करोगे। फिर से, यदि जिनको नहीं समझ में आया, जिनको ये बात मेरी नहीं समझ में आई, इसको एक बुरा सपना मान के भूल जाना। कोई जरूरत नहीं है कि इसी मोमेंट पर ये जो एनएलएम है अभी समझा जाए। कई लोगों को लगने लगा होगा कि एनएलएम ऐसा पढ़ा दिया कि कठिन है। एक काम करना, तुम लोग इसको एक बुरा सपना मान के भूल जाओ। ये तो बहुत बाद में पढ़ना चाहिए था ना, मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि तुम लोग जानो कि हमारे लाइफ में पाइप होता है, बेंडिंग होता है, वो क्यों सीधा हो जाता है, पानी के द्वारा पाइप पर, पाइप के द्वारा पानी पर। बस मैं इतना ही बात करता तो ठीक था। ये कैलकुलेशन ठीक नहीं था शायद। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। रियली में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के शुरुआत में ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हम लोग फिर से अगले क्लास में शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसको भूल जाओ, कैलकुलेशन भूल जाओ। कैलकुलेशन कम समझ में क्यों आ सकता है? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप ज्यादा तो जानते नहीं। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।